सकता है क्या? क्यों? 20 नंबर, 120 ठीक नंबर है। अभी पूछते हैं, अभी बात करते हैं। लेक्चर नंबर कौन सा है? 5 की 6? 5 है ना तुम्हारा? हाँ बेटे, तो ये तो तुम्हें लाने हैं ना, हमें थोड़ी लाने हैं। ये बताओ कोई ऐसी चीज आई थी जो पढ़ाई ना गई हो? तो फिर ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या पढ़ाना? nth ऑर्डर पढ़ाना है? लास्ट हेडिंग क्या है? हो गया है? लास्ट कॉपी दिखाओ कोई बच्चा। बेटा ये कल का है कॉपी। nth ऑर्डर का टी हाफ बताया है। क्या हुआ? लड़ रही है तो मार दो एक दूसरे को, उसमें क्या है? अच्छा, nth ऑर्डर का रिएक्शन पढ़ा दिया था है ना, टी हाफ पढ़ा दिया था, इस पर क्वेश्चन नहीं कराए, बस यही है। चलो बच्चों बात कर लेते हैं। देखिए आप सभी बच्चों ने टेस्ट दे लिया है। नंबर कब आते हैं टेस्ट के? तो तुम्हें कैसे पता चले नंबर? अच्छा कैलकुलेट किए। नंबर कब आते हैं? 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद सब लोग नंबर बताना। जब इतनी पढ़ाई कर रहे हो, सैटरडे गायब रहते हो और एक दिन में इतनी तैयारी कर लेते हो, तो देखेंगे कि एक दिन की तैयारी वाले नंबर कितने हैं। कितने बच्चे हैं जिनके 600 से ऊपर हैं, कितने बच्चे हैं जिनको 500 से ऊपर हैं। तो ये सारी बातें चेक करेंगे, है ना। चलो अब देखो, लास्ट क्लास में आप लोगों को nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था कि nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको टी हाफ की इक्वेशन क्या मिलेगी। ध्यान है सबको? टी हाफ की इक्वेशन बताई थी, रिलेशन बताया था कि टी हाफ जो होता है ए नॉट से कैसे रिलेटेड है, ए नॉट के साथ उसका रिलेशन कैसा है, ये बात आप लोगों को यदि याद हो तो हम लोगों ने बताई है। अब हम लोग उसी के आगे की बात करेंगे। सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा दिया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया है। तो चलो सब लोग तैयार हो जाओ। देखिए जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं। सब लोग सुनिएगा, ठीक है। टी ऑफ reaction is 10 second when concentration of when initial concentration of reactant is 0.4 molar and 20 second when initial concentration of reactant is 0.6 molar. Calculate order of reaction.
A 1/2, B 3/2, C 1, D none of these। अब देखो जरा बच्चों, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.4 था तो टी हाफ 10 सेकेंड है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 है तो टी हाफ 20 सेकेंड है। चेक करो, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.4 है तो टी हाफ 10 सेकेंड है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 है तो टी हाफ 20 सेकेंड है। अब आपसे कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो जितने भी आपने अभी तक फार्मूले या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि ऑर्डर दिया है तब यूज करते हो। आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ा है जीरो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ा है सेकंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। तो ऑर्डर दिया होने पर आपको वैल्यू पता है ना कि यदि जीरो ऑर्डर है तो ये फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट ऑर्डर है तो ये लगा देंगे। यहां तो ऑर्डर ही गायब है, तो लगाओगे क्या, है कि नहीं? यहां पे देखो कोई ऑर्डर दिया है नहीं, तो हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो यहां पर वो इक्वेशन काम आएगी जो nth ऑर्डर की आपको पढ़ाई है कि nth ऑर्डर का टी हाफ, nth ऑर्डर के टी हाफ और ए नॉट के बीच में ये रिलेशन है। nth ऑर्डर के टी हाफ और ए नॉट के बीच में ये रिलेशन है। देखो आपको लिखाया है टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a0 की पावर n-1। तो ये जब ऊपर जाएगा तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a0 की पावर 1 - n हो जाएगा। अब यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये चीज है। अब देखो, जब आपके पास टी हाफ 10 सेकंड था तो a0 की वैल्यू कितनी थी 0.4। जब आपका टी हाफ 20 सेकेंड है तो ए नॉट की वैल्यू कितनी है 0.6। अब डिवाइड कर दो तो 1/2 इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 की पावर n-1। तो ये हो गया 2 की n-1। सही है कि नहीं है? अब आप लॉग ले लो, तो जब लॉग ले लोगे तो देखो लॉग 1/2 दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग 2/3 की पावर 1 - n। अब 1/2 को माइनस लॉग 2 लिख सकते हो, 2 की पावर -1, -1 आगे आ गया तो ये आ गया। अच्छा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 माइनस log 3। क्लियर है कि नहीं? अब log 2 की वैल्यू 0.3, अब log 2 की वैल्यू 0.3 और log 3 की वैल्यू 0.48। तो ये वैल्यू हमारी आ गई -0.3 इंटू 0.48 माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया तो ये 30 हो गया। तो 36 18 6 5 30, तो कहीं जगह बची, यहां बची है। तो ये आ गया 5/3 इक्वल टू 1 - n। है कि नहीं? चेक करो, 5/3 1 - n, तो n इक्वल टू 1 - 5/3, तो -2/3। ये देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए nth ऑर्डर में टी हाफ और ए नॉट के बीच में रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको nth ऑर्डर का टी हाफ और ए नॉट के बीच में रिलेशन पता है तो ऐसा क्वेश्चन निकाल पाओगे, नहीं तो निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बाकी सारे फार्मूले किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए है और ऑर्डर ही तो नहीं पता है हमें, यहाँ वही तो निकालना है। तो हम फार्मूला कैसे लगा देंगे? कोई जीरो ऑर्डर का लगा नहीं सकते क्योंकि हमें ऑर्डर पता ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का लगा नहीं सकते क्योंकि हमें ऑर्डर पता ही नहीं है, तो कोई फार्मूला नहीं लग पाएगा। तो वहां पे तुम्हें एक जर्नल ऑर्डर का फार्मूला लगाना पड़ेगा nth ऑर्डर का। तो nth ऑर्डर की इक्वेशन मैंने कल पढ़ाई थी, कल मतलब जब भी क्लास हुई है, वहां पे ये प्रूवमेंट करके दिखाया था कि टी हाफ और ए नॉट के बीच में nth ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है।
तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें इसका यूज होगा और इस तरह का आंसर बनेगा। ठीक है, कर लोगे सब लोग? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ पा रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन में आएगा? अब आप लोग बताओ, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बनाई थी कि नहीं बनाई थी? तो अब सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन करते हैं। ग्राफ भी करा दिए थे, दिखाना मुझे इक्वेशन, कॉपी दो। अच्छा, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन करा दी थी, सेकंड ऑर्डर का टी हाफ भी करा दिया था, ग्राफ बाकी है ना? हाँ, उसी में लिखवा दिए ना। हाँ तो बस ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, ग्राफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के कौन से ग्राफ हैं जरा देख लो अच्छे से, ध्यान से। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन कल मैंने आपको लिखा दी थी, अब उसी चीज पे हम आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिए। देखिए पहला ग्राफ टी हाफ और ए नॉट के बीच में, टी हाफ और ए नॉट के बीच में। तो सेकंड ऑर्डर के टी हाफ का फार्मूला क्या है? टी हाफ इक्वल टू के, सॉरी, टी हाफ इक्वल टू 1 के इंटू ए नॉट, सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ। देखो सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। जीरो ऑर्डर में क्या होता है? जीरो ऑर्डर का टी हाफ होता है ए नॉट अपॉन 2 के, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ होता है 0.6932 अपॉन के, सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ होता है 1 के इंटू ए नॉट। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हमें ग्राफ किसके बीच में चाहिए? टी हाफ और ए नॉट के बीच में। तो जरा गौर से देखो, यदि आप इसको ऐसे लिख लोगे तो कोई बुरा मानेगा? ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूं। ए नॉट को मैं इधर ले आया, क्लियर? अच्छा, आपने ये ग्राफ जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स में, पहले तो हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ा देते थे, मगर अब केमिस्ट्री में वो हट गया है। ये देखो P हो गया, ये V हो गया, और K तो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट हो गया। P इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ का ग्राफ, ठीक है ना? तो ये कैसी कंडीशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो और दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो। दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट आ रहा है और दोनों के ऊपर पावर 1 है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ यहां बनेगा। ये देखो क्या है, दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो और दोनों वेरिएबल की पावर 1 हो, तब कंडीशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। और जहां ऐसी कंडीशन बनेगी हम बस क्या करेंगे, हाइपरबोलिक ग्राफ बना देंगे। और यहां पर देखो बनी है, दो वेरिएबल है, एक टी हाफ एक ए नॉट, और दोनों की पावर क्या है 1 और बराबर क्या है कांस्टेंट। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आया। फिर एक ग्राफ आपसे ये पूछा जाएगा, हाँ बेटे पूछो। अब देखो 1/80 वर्सेस टी, अब 1/80 वर्सेस टी ग्राफ, तो देखो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन ये है, k इक्वल टू 1/t 1/80 माइनस 1/a0, है कि नहीं? लास्ट क्लास में पढ़ाई है कि सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन ये है। अब मुझे 1/80 किधर चाहिए? y एक्सेस पे, तो आप इसको रीअरेंज कर लो यार, ऐसे करके आप इसको क्या करो, रीअरेंज करो। अब देखो क्या कर रहा हूं, इसको इधर ले आया तो जुड़ जाएगा, और फिर ये देखो, अब ये पूरा हमारा क्या हो गया y, ये हमारा क्या हो गया x, ये हमारा क्या हो गया m, और ये हमारा क्या हो गया c। तो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, ये देखो। अब स्लोप कितना है?
स्लोप की वैल्यू जो है वो है के बराबर, और इंटरसेप्ट है 1/a0। ये देखिए ग्राफ आ गया। तो यदि सेकंड ऑर्डर के केस में 1/t वर्सेस t ग्राफ पूछा जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप बनेगा। ग्राफ तब तक आप नहीं बना पाओगे जब तक आपको इक्वेशन याद ना हो। तो सभी बच्चे ध्यान रखना, सारे फार्मूले जरूर याद होने चाहिए। यदि फार्मूले नहीं याद है तो ग्राफ बनेगा नहीं। ठीक है, उल्टे सीधे टिक करोगे ग्राफ बैठ के। ठीक है ना? तो सभी बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्या कैसे करना है। अब जरा देखो यार, अब हम लोग जो करने जा रहे हैं नोट कर लो। अब पढ़ने जा रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मेन टॉपिक। देखो कल आपका टेस्ट हुआ है, कल शायद मोल कॉन्सेप्ट और लिक्विड सोल्यूशन 2 चैप्टर का हुआ है। ठीक है, आपने पेपर देख लिया होगा, मैंने पेपर देखा नहीं है, मगर जो भी आया होगा पेपर मुझे दिखाना, जो भी आया होगा वही आएगा जो पढ़ाऊंगा, और जो पढ़ाऊंगा वही हर जगह पेपर में आएगा। कर पाओ ना कर पाओ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसका कॉन्सेप्ट ना बताया गया हो, या एक क्वेश्चन ऐसा हो जो तुम्हें लगता है कि यार ये बात तो सर ने बताई नहीं, या इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक है, पेपर तो दिखाओ, मुझे भी तो दिखाओ। वो पीवाईक्यू होंगे मोस्टली, क्योंकि मैं भी पीवाईक्यू करा देता हूं। कौन सा? हाँ वो पीवाईक्यू है ना। एक्सेस पूछ रहा है ना एमजी का, तो वो पीवाईक्यू है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, तो वो कराता इसीलिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, और वो पेपर में भी आया हुआ है क्योंकि वो नीट का पीवाईक्यू है। हाँ 62 नंबर क्वेश्चन वही है। अच्छा हाँ 79 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा आया है। वो पॉजिटिव डेविएशन पूछ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कौन सा है ना? हाँ अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब ये निगेटिव स्लोप वाला आया है, वो ध्यान है ना, टोटल प्रेशर की वैल्यू दी है, इधर उधर कर दो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन वही है ना, शायद वही है, मैंने पढ़ा देखा तो नहीं। वो आर्हेनियस कांस्टेंट का ऑर्डर पूछ रहा होगा, स्लोप ऑर्डर होता है। 76 इसमें कट्टम लगा है, पढ़ देता हूं। इन द मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल वैलेटाइल लिक्विड ओवेज राउट्स लॉ द करेक्ट बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड बाई। अब देखो 76 है, एक ग्राफ दिया है, राउट्स लॉ का ग्राफ है। अब राउट्स लॉ का ग्राफ है, साथ साथ में कह रहा है ये राउट्स लॉ को फॉलो भी कर रहा है। ए बी स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट ए। ए और बी लाइन, ए और बी लाइन किसके वेपर प्रेशर को बता रही है? ए और बी। ये वाली सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को बताती है कि नहीं? ए बी स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट ए। तो अब ये क्वेश्चन मेरे से अभी पूछ लेना, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि ये ग्राफ बनाऊंगा नहीं, समझाऊंगा कैसे। मैं तो इस पे समझा दूंगा मगर सब लोगों के पास पेपर होगा नहीं, तो पूछ लेना। वो यही पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ किसका है। 3 ग्राफ है, एक ये एक ये एक ये, तो 2 ग्राफ तो जीरो से पास हो रहे हैं, और जीरो से सोल्यूशन के ग्राफ हो नहीं सकते, क्योंकि सोल्यूशन का ग्राफ तो जीरो से पास ही नहीं होता, वो तो ऐसा होता है ना? तो हमें यही देखना है कौन सा ग्राफ किसका है। उसने उस चीज को स्टेटमेंट में लिखा है, क्वेश्चन ठीक बनाए वो, तो उसको कर लेंगे, अभी देख लेंगे। 76 डिस्कस कर देंगे क्योंकि इसमें भी क्रॉस है जिसका पेपर है। तो देखो आप सिर्फ एक काम करो, पेपर कहीं का भी आए, आप किसी भी जगह की टेस्ट सीरीज दो, किसी भी जगह का पेपर दो, कोई भी कोचिंग हो, जो पढ़ाऊंगा वही मिलेगा, मगर करने की जिम्मेदारी फिर भी मैं नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि सारे फार्मूले आपको याद रखने, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, सारी प्रैक्टिस आपको याद रखनी है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे, तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, तुमसे तो छोड़ो हमसे भी नहीं निकलेंगे। और यदि करके जाओगे तो तुम्हें पेन नहीं चलाना पड़ेगा, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे कि हाँ यार ऐसी सारी चीजें सर ने बता रखी है मैं। हाँ तो वही कह रहा हूं, मगर उसके लिए तुम्हारी मेहनत लगेगी, क्योंकि अकेले मेरी मेहनत से एग्जाम निकल रहा होता तो जाने कितने डॉक्टर बना देते। ये 10-12 हजार ना बना रहे होते हर साल, 5-5 6-6 लाख बना रहे होते, क्योंकि 5-5 6-6 लाख बच्चे एक साल में पढ़ा देते हैं। हाँ नहीं, पैसे तो उतने ही लेते हैं जितने ले रहे हैं, मगर डॉक्टर ज्यादा बन रहे होते।
मगर आपको पता है कि ये हम लोग के औकात के बाहर की चीज है। डॉक्टर बच्चे ही बनाते हैं। हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा समझा सकते हैं, मगर जो पेपर में जो परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनाने वाला काम है, वो तुम लोगों का है, हमारा नहीं है। तो चलो अब हम लोग टाइम ना बर्बाद करके बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग पे जाते हैं। एक चीज आउट कर देता हूं, एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा इस हेडिंग से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब आर्नियस इक्वेशन। एक क्वेश्चन आउट है, आप पेपर दोगे जाके, आपको पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लगातार 4 साल से एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री का कौन सा टेस्ट, इसका मिलता तो होगा आपको। नहीं तो आप जो क्वेश्चन आपको ना है आप हमसे पूछो, क्लास के बाद पूछो, क्लास के पहले पूछो, मैं तो खाली बैठा ही हूं, है ना। भाई तुम्हारे हिस्से के 2 क्वेश्चन सपोज करो तुम्हें नहीं आए तो तुम 2 पूछ लो, उनको 10 नहीं आए वो 10 पूछ ले हमसे, हम तो खाली बैठे हम बता देंगे, है ना। मगर पूरा सोल्यूशन कराने में टाइम बहुत बर्बाद होता है। ठीक है, आप पूछो मेरे से, ना बताऊं तो कहो कि यार सर ये क्वेश्चन आप नहीं बता रहे हो। ठीक है, 3 बजे देखो वो वाली क्लास के डाउट में उसी जगह पे ऐसे खड़े होके ले लेता हूं 2-4 जो बच्चे पूछते हैं, उसके बाद मैं नीचे आता हूं, यहां बैठ भाग, मुझे लगा सारा भूकंप टाइप का मामला है, ऐसा मामला तो भाग लेना। ठीक है, रुकना नहीं, इकलौती जिंदगी है, जिंदा रहेंगे तो फिर पढ़ ही लेंगे। तो मैं 5-7 मिनट में उनके भी हो जाते हैं, 2-4 बच्चे ही पूछते हैं, 7-8 पूछते हैं, तो 5-7 मिनट में वहां हो जाते हैं। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ 10 मिनट, कैब बुक करता हूँ तो 5-7 मिनट तो लेता ही है वो। यदि कोई बच्चा के डाउट पूछता है तो बताता हूँ, नहीं तो फिर चला जाता हूँ। तो आप 3 बजे उस ऑफिस में जहां वो छोटी सी जगह है या सोफा होंगे वहीं बैठा मिलूंगा, आप आओ खूब पूछो। 3 बजे सुबह नहीं प्रभु, अभी आप आओ, आप आओ, डाउट खूब पूछो। अच्छा आप लोगों को एक बात बता दूं, मंजिल में आज से मंजिल में और मंथन में आज से रिवीजन स्टार्ट है, रिवीजन आपका भी स्टार्ट है। जो चैप्टर आपका हो चुका है उसका रिवीजन, मोल कॉन्सेप्ट की क्लास रात में 8 बजे से लेके 11 बजे तक होगी, रात में 8 बजे से 11 बजे। सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के 70 क्वेश्चन के आसपास, 70 से 100 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद ट्यूसडे को रात के 10 बजे टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, संकल्प नीट वेदांतु का यूट्यूब वाला जो टेलीग्राम है, और आपके टेलीग्राम पे भी, जो आप लोगों का टेलीग्राम होगा और मेरे पे भी, मैं तीनों पे पेपर डाल दूंगा कि जो जहां अपना जिसमें इन्वॉल्व है, जिस टेलीग्राम में जुड़ा हुआ है उसी में बैठ के पेपर कर ले। तो मैं साथ साथ में रिवीजन भी कराता जा रहा हूं, क्योंकि आपका रिवीजन बाद में पेंडिंग हो जाएगा तो फंस जाओगे, क्योंकि मेरा सिलेबस शायद इन सब में सबसे बाद में खत्म हो, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है। मगर हाँ सबके साथ ही खत्म करूंगा, टेंशन ना लो, मगर रिवीजन भी पैरेलल में है। तो वो रात की मैंने क्लास रखी 8 बजे की, जैसे आप आराम से मस्ती से खाना पीना खा के अपना पढ़ सको। 8 से 11 बजे तक रात में हम लोग आराम से कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, अगले दिन उस चैप्टर का टेस्ट देंगे। हफ्ते में एक क्लास, सिर्फ मंडे, क्योंकि संडे को आपके यहाँ का टेस्ट होता है तो बच्चे उसमें पढ़े रहते हैं, संडे को टेस्ट है तो सैटरडे और फ्राइडे वो पढ़ते हैं। तो मैंने इसीलिए मंडे को रखा है कि पहले दिन क्लास हो गई और दूसरे दिन टेस्ट हो गया, तो बच्चा हमारी तरफ से रिवीजन से फ्री हो गया कि यार हमने एक चैप्टर का रिवीजन पूरा पक्के से कर भी लिया। पूरे 60 70 80 क्वेश्चन मेरे साथ स्क्रीन पे लगा लोगे, बोर्ड पे ही करेंगे, लाइव क्लास है, मंथन में भी आती है क्योंकि मेरा सब में सिलेबस खत्म है, मंथन बैच में भी आएगी, मंजिल में भी आएगी, मगर आपको मंजिल फ्री दिया गया है, मंथन नहीं, तो आप मंजिल वाले में जाके देखो। अच्छा मंथन भी है तो फिर किसी में भी चले जाइएगा। हाँ आप दोनों बैच में, चाहे जिस बैच में चले जाइएगा, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाओगे तो लाइव क्लास दिखाएगा 8 बजे। ठीक है, 8 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा, 2-3 मिनट ऊपर नीचे होगा तो होगा, तो 8 बजे स्टार्ट करके उसमें हम क्वेश्चन करेंगे 60-70। आप लोग बस ये कॉन्सेप्ट ऑन्सेप्ट रिवाइज करके आइएगा और ईमानदारी से 60 क्वेश्चन मेरे साथ लगाओ, पहले आप लगाओ 2-3 मिनट, मैं तो लेता ही हूँ, वहां तो और भी स्लो रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि सामने का पता नहीं रहता है। आप आराम से क्वेश्चन लगाइए, फिर अगले दिन टेस्ट दीजिए 30 क्वेश्चन का, अगले दिन आपको टेस्ट पेपर मिलेगा उसी चैप्टर का। जैसे आपने क्वेश्चन भी कर लिए, रिवीजन भी कर लिया, आप टेस्ट देके देख भी लो कि तुम कितना कर पा रहे हो, ईमानदारी से दो, ताकत के साथ दो, जैसे तुम परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, उसकी आंसर की वेस्डे को 10 बजे सुबह डाल दी जाएगी, रात में ट्यूसडे को रात में 10 बजे पेपर डाला जाएगा,
आंसर की डाली जाएगी वेडनेसडे को सुबह 10 बजे। आप मिला के कितने क्वेश्चन सही है मुझे लगातार बताते रहो कि हाँ सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है, मेरे इतने क्वेश्चन सही है, मेरे इतने क्वेश्चन सही है, जैसे क्वेश्चन चलते चले जाए। ठीक है, तो इस तरह से रिवीजन पैरेलल में चलता रहेगा। आ जाओ। हाँ आज होगी, और क्या, मंडे का मतलब क्या है, आज मंडे है, आज होगी, आज ही से तो स्टार्ट किया है उनका तो पहले स्टार्ट करना था, आप लोगों की वजह से ही मैंने रोक रखा था उनका। अच्छा, अब आप बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। देखो गौर से ध्यान दो, रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या मान के चलते हैं, जरा देखो गौर सुनिएगा। केमिकल काइनेटिक्स में माना जाता है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या माना जाता है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केमिकल काइनेटिक्स में हम सपोज करते हैं, सपोज रिएक्शन अकर्स ड्यू टू कोलिजन। जो रिएक्शन होती हैं वो कोलिजन की वजह से होती हैं, ये केमिकल काइनेटिक्स में माना जाता है कि यार जितनी भी रिएक्शन होंगी सब कोलिजन की वजह से होंगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट, जब आप कोलिजन की बात कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 RT। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए। बताओ भाई, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उतने सेकंड में कोलिजन के नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्यों, स्पीड बढ़ गई है। अब एक बच्चा है, दो बच्चे पूरे रूम में है, अब वो 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पूरे रूम में दो लोग टहल रहे हैं रैंडम, कितनी कोलिजन करेंगे। अब वही 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अब टहल रहे हैं उसी रूम के अंदर, तो कोलिजन ज्यादा हो जाएंगी, क्यों, ज्यादा स्पीड है तो उतने ही समय में ज्यादा बार टकराएंगे। सबके लिए, मेनली गैस के लिए, मगर है सब पर। हाँ 3/2 RT गैस के लिए, हाँ हाँ आइडियल गैस के लिए। तो जरा देखो, तो कोलिजन के नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे, है कि नहीं। और कोलिजन के नंबर बढ़ेंगे तो रेट बढ़ेगा, क्यों, रेट क्या है, नंबर पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं। जितनी ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेट। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। तो हम लोगों ने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि कोलिजन के नंबर इंक्रीज करेंगे। और आप कह रहे हो कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है केमिकल काइनेटिक्स में, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो किसी बच्चे ने कहा सर कितना इंक्रीज कर रहा है, ये तो स्टेटमेंट आपने बता दिया कि इंक्रीज करेगा, मगर कितना करेगा, कितने टेम्परेचर पे कितना करेगा, या इस टेम्परेचर पे रेट इतना है तो उस टेम्परेचर पे रेट कितना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए क्या, एक इक्वेशन। तो फिर हम लोगों को दी गई आर्हेनियस इक्वेशन। हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन में ये बताया कि रेट कितना इंक्रीज करेगा। तो हमारी इक्वेशन होती है K = A E की पावर -EA/RT, वेयर, अब देखो इसमें कौन कौन सी बात क्या क्या है। K क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन लिख लो, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ए क्या है, ए है आर्हेनियस पैरामीटर, इसको आर्हेनियस पैरामीटर भी कहते हैं, इसको आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं,
और इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी? इस चीज का डिस्कशन भी करेंगे कोलिजन थ्योरी में जाकर। अब जरा देखो, फिर किसी ने पूछा सर ठीक है आप बात सही कह रहे हो, मान लेते हैं, और बताओ कुछ। अब जरा देखो, और बात आती टी। टी क्या है? टेम्परेचर है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। और ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो बात हुई कि यार ये बताओ, इतनी सारी चीजें, इसमें से कौन कौन सी चीजों के बारे में हम पहले जानते हैं, कौन कौन सी चीजें अभी हमें पढ़नी पड़ेंगी। आपने ये बात तो मुझे बता दी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के, है ना भाई। जनरल ऑर्डर क्या है? रेट इक्वल टू के एटी की पावर एन। तो यदि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो रेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसमें से रेट कांस्टेंट के बारे में हम पहले से जानते हैं, टेम्परेचर के बारे में हम पहले से जानते हैं, आर क्या होता है हम पहले से जानते हैं, ई एक्सपोनेंशियल का साइन है ये भी हमें पता है। हमें दो चीजों में थोड़ी सी टेंशन है कि भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और ये हमारा आर्नियस फ्रीक्वेंसी क्या है। ये दो नए टर्म है जो अभी तक हम इस चैप्टर में नहीं पढ़े हैं। तो ये दो टर्म ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो पहले इनके बारे में जाने, फिर हम इस इक्वेशन पे काम करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ छाप लो। फिर हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहां से लेके वहां तक आप ये मान के चलो पेपर में एक क्वेश्चन रहता है 2024, 2023, 2022, 2021 सब में क्वेश्चन है एक, हर पेपर में एक क्वेश्चन। कब कब क्या क्या क्वेश्चन आया है ये भी बताता जाऊंगा। आएगा 25 में भी आएगा। अब 26 के लिए 25 में बताएंगे। ओके हाँ सही है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा देखो बच्चों, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है जरा गौर समझो। देखिए आपने कहा कि रिएक्शन जो होती है वो कोलिजन की वजह से होती है। गौर सुनिए, अब कोलिजन के दो फैक्टर है, एक होता है एनर्जी फैक्टर। जब रिएक्शन होती है तो एनर्जी फैक्टर का एक बड़ा रोल होता है कि बॉन्ड जब भी रिएक्शन होगी तो बॉन्ड ब्रेक होंगे और बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यार बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए, और बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी निकलेगी, है कि नहीं। तो यदि रिएक्शन हो रही है तो कुछ तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे और कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे, तो वहां पे एनर्जी फैक्टर मतलब इन्वॉल्व है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी फैक्टर का ग्राफ कैसा होता है जरा देखो, किसी भी रिएक्शन का ध्यान दीजिए। हम लोग एनर्जी फैक्टर का ग्राफ बनाते हैं। देखिए बच्चों, एनर्जी फैक्टर के ग्राफ पे चलते हैं। ये है एनर्जी वाई एक्सेस पे, और इधर है प्रोसेस टाइम की प्रोसेस हो रहा है। सपोज कर लेते हैं कि एक रिएक्शन है ए टू बी। अब आप बताओ इसको एंडोथर्मिक मानना है कि एक्सोथर्मिक मानना है, कुछ तो मानोगे ही, जो आप कहोगे वो मान लेंगे। तो चलो एंडोथर्मिक मान लेते हैं कि रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी मिली है, मिली है तो एनर्जी बढ़ेगी, है कि नहीं। हाँ तो रिएक्शन को मिली है ना,
है कि नहीं? तो रिएक्शन को एनर्जी मिली है, तो रिएक्शन को एनर्जी मिली है, ग्राफ तो रिएक्शन का बनाएंगे ना, देने वाले का थोड़ी बनाएंगे, है कि नहीं? तो रिएक्शन को एनर्जी मिली है, अब मिली है तो एनर्जी बढ़ी है। तो देखो ये रिएक्टेंट है, इसकी एनर्जी सपोज करो इतनी थी, अब इसको एनर्जी मिली तो ये यहां पहुंच गया। आप देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, वाई एक्सेस एनर्जी है, रिएक्टेंट कितनी है, प्रोडक्ट कितनी है, तो एनर्जी बढ़ रही है ना। आपने रिएक्शन को एनर्जी दी है तो एनर्जी बढ़ गई। फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो जितनी दी है उसको मिल गई, बढ़ गई एनर्जी। ग्राफ तो ठीक है। अब गौर समझिए, ये जो पीक बना हुआ है ग्राफ का, एक मिनट इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा दे। ये जो पीक देख रहे हो आप, ये इस पीक को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। क्या होता है, कैसे काम करता है, अभी डिस्कस भी करेंगे। ये जो पिंक वाला लाइन है, मतलब यहां से लेके यहां तक की एनर्जी। अब देखो जरा, जब यहां पर पहुंचता है तो डाउन होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब यहां पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, यहां से वो प्रोडक्ट की ओर आना स्टार्ट है। तो जो पीक बनता है उस पॉइंट को कहा जाता है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, यहां से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब जैसे ही नीचे आ रहा है तो प्रोडक्ट वाला साइड आ रहा है। अब जरा देखिए यार, जब तक कोई एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इलाका रिएक्टेंट का है, ये इलाका प्रोडक्ट का है। तो जब तक यहां तक पहुंचेगा नहीं तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा नहीं। अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, तो यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको इतनी एनर्जी चाहिए। ये देखो, क्यों, जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको ये गैप चलना पड़ेगा, और ये गैप जो है इसी का नाम रखा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, जिससे वो कहां पहुंच जाए, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाए। क्योंकि यदि एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया तो वो प्रोडक्ट बना लेगा, तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा, बना लेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग ऐसे लिखते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। अब ये किसके लिए है, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। हम भाई किसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कह रहे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए। कहां पहुंचना है, टू रीच एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इनटू प्रोडक्ट। तो जरा देखो, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी रिएक्टेंट की जिसको पाकर वो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाता है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिसको पाकर वो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाता है, उस हाँ अरे किधर से हटेगा, अच्छा इधर से, बिल्कुल सही कर देते यार, है ना। तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिसको पाकर वो कहां पहुंच जाएगा, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाएगा, उस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इतनी बात सही है। कौन सी एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, फिर से समझो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिलेगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिलेगी। हम जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो ए से बी जा रही है, तो हमारे लिए रिएक्टेंट ए है, क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन नहीं बना के बैठे हैं।
वन डायरेक्शनल रिएक्शन है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दी गई एनर्जी जिसको पाकर वो कहां पहुंच जाता है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक, उस एनर्जी का नाम एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, अच्छा आप गौर समझो, ये जो डिफिनीशन दी गई है ये सपोज करके दी गई है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। ये सपोज करके कहा गया है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। ये जो कोलिजन थ्योरी की वजह से, केमिकल काइनेटिक्स में यही माना गया है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से। तो जब रिएक्शन कोलिजन की वजह से मानी गई है तो ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होती है, होती है, मगर वो रिएक्शन कोलिजन रिएक्शन नहीं है। और हमको सिर्फ कोलिजन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन कोलिजन पर बेस्ड है, जर्नल इक्वेशन नहीं है। ये नीट 2022 का असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है और ये काफी विवादित क्वेश्चन है। उस समय जिस साल पेपर में आया है 2022 में, ठीक है, 22 में मतलब पेपर हुआ, 23 में पेपर हुआ होगा, है ना, 22 तो पूरा चला है मगर अच्छा 24 लिखा है। हाँ, तो उस समय क्या हुआ था, इस क्वेश्चन का सलूशन कई बड़े इंस्टीट्यूटों ने भी गलत दिया था। इस क्वेश्चन वो असर्शन रीजन में आया था कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो पॉसिबल हो सकती है, और फिर उसमें कोई डाटा था, मतलब एक असर्शन था, एक रीजन था, फिर उसके ऑप्शन थे। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिवेशन की एनर्जी जीरो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन कोलिजन से होती है, तो कोलिजन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, कोलिजन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन जब बना था तो एलन का भी सलूशन गलत था और पीडब्ल्यू का भी सलूशन गलत था। उसी साल हम लोग बाहर आए थे। अब प्रॉब्लम ये थी, उस साल अकेले मैं था वहां पे, तो कई लोग होते थे, तो मान लो चलो आपस में एक दो बार डिस्कस कर लिया, फिर डिस्कस करके जो डिसाइड किया वो गया। तो यहां तो अकेले मैं ही था, मैंने सोल्यूशन ये दिया था कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लोगों ने मेरे को सोल्यूशन दिखाया कि यार देखो एलन वाले ये दे रहे हैं। मैंने कहा यार वहां तो 300-400 टीचर है और सारे अच्छे टीचर है, ऐसा थोड़ी कोई टीचर खराब होता है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलती कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान की प्रजाति में भी तो मैं भी पाया जाता हूँ, और मुझे भी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, 7-8 साल से तो मैंने कोई बुक ही नहीं देखी, तो बहुत दिन हो गए। मगर हाँ, एक एक चैप्टर की एक एक बुक भी पढ़ रखी है, कि मतलब एक चैप्टर की ये पूरी बुक इसी चैप्टर की है। फॉरेन राइटर क्या करते हैं कि एक चैप्टर की एक बुक लिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक बुक है, केमिकल काइनेटिक्स की एक बुक है, तो बहुत सारी बुकें पढ़ रखी हैं केमिस्ट्री में। तो मैंने कहा मगर बहुत टाइम भी हो गया है, तो भूलता भी तो है इंसान, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं मिस हो गया मेरे से, मगर मुझे जितना याद था उसके हिसाब से मुझे लगता था कि यही आंसर आएगा, क्योंकि जितना मुझे याद है पढ़ाई का अपना वो ये है। अब भाई उन्होंने छापा, तो होता क्या है कि एक बहुत बड़ा हीरो जब कोई फॉलो कर रहा होता है तो छोटे मोटे उसको फॉलो कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जाके तो डगमगाता ही है। तो भाई एलन ने मारा तो पीडब्ल्यू ने मार दिया, आकाश ने नहीं मारा था, आकाश और मेरा आंसर सेम था। फिर भी मैंने कहा यार चलो अच्छा, एक दो बार मैंने देखे कि सब लोगों ने लॉजिक क्या लगाया है, तो वो लॉजिक मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ा सा भटक गए थे, वो कोलिजन थ्योरी के अलावा चले गए थे। कि देखो कोलिजन थ्योरी के अलावा यदि देखो तो यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है। उन्होंने एग्जाम्पल गूगल से छाप दिए थे कि फ्री, जैसे गूगल में डालोगे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, ठीक है, तो वो जर्नलाइज चले गए। और जबकि ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री चल रही है कोलिजन थ्योरी पर बेस्ड यहाँ पर, जिसकी वजह से उन लोगों के आंसर थोड़े से गलत हुए। मगर रात भर में, जैसे उसने 4-5 बजे शायद ये आंसर दिया, 6-7 बजे ये आंसर दिया, मगर रात में एलन ने अपना आंसर चेंज कर दिया था। उसने फिर उठा के यही वाला दिया जो हमने दिया था कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है जीरो नहीं हो सकती। तो ये काफी बवाली क्वेश्चन हुआ था उस समय कि यार कैसे गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो ये हुआ कि यार इसके बारे में फिर अच्छे से डिस्कशन करो कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, हम लोग क्या सोच रहे हैं, और रियलिटी क्या है। तो रियलिटी के हिसाब से फिर उसका आंसर उन्होंने भी सही कर दिया था। फिर कुछ लोगों ने देखा होगा, पहले कुछ ऐसे पेपर बना दिया गया होगा, फिर जब उनको भी समझ में आया कि नहीं यार ये बवाल चल रहा है, तो फिर कुछ उनके भी सीनियर टीचरों ने देखा होगा, तो उनको भी समझ में आया होगा कि नहीं यार ये आंसर सही है, तो उन लोगों ने भी यही दिया। तो जरा ध्यान रखिएगा इसका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके जितने भी पॉइंट पढ़ाऊंगा सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर में आ सकता है।
तो पहला पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकती, कम हो सकती है, मगर जीरो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो सब कोलिजन बेस्ड है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, हाँ जीरो नहीं होगी तो नीचे जाएगी नहीं, निगेटिव भी नहीं होगी, जीरो भी नहीं होगी, निगेटिव भी नहीं होगी। अच्छा, अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा वो बताता हूं। अब कल मतलब 2024 में आएगा, 25 में आएगा, 26 में आएगा, 27 में आएगा, हमें नहीं पता, मगर आएगा जरूर। गौर सुनिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब ये स्टेटमेंट जो है कई लोग गलत भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने तो हजारों इंटरव्यू लिए, तो जरा इस जगह पे गौर से ध्यान रखिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बहुत जल्दी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, मगर किस सन में मिलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि पेपर उनका काम है बनाना। इस चीज को गौर से समझिएगा, क्योंकि इस पर आंसर भी बुकों में गलत है, आंसर भी थोड़ा गलत है कहीं कहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब गौर सुनना, इसके नीचे क्या लिख रहा हूं, बट वेरी स्मॉल चेंज, but very small change occurs in very large change of temperature, very large change of temperature। अब इस बात को जरा समझो, टेम्परेचर में बहुत बड़ा चेंज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी में बहुत माइन्यूट चेंज आता है। इसी वजह से क्वेश्चन करते समय, प्रूफमेंट करते समय, हम एक्टिवेशन एनर्जी को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं, और इसी वजह से कई लोग इसको गड़बड़ पढ़ा देते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मगर टेम्परेचर में बहुत बड़ा चेंज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी में बहुत माइन्यूट चेंज आता है। इसलिए कैलकुलेशन को इजी रखते हुए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम जब कोई प्रूफमेंट करेंगे, मैं खुद अभी देखना 2 मिनट बात करूंगा, या कोई क्वेश्चन करेंगे, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा मगर एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट मानना होंगे। मैं इसके नीचे लिख भी देता हूं जैसे बच्चों को याद रहे। अगले पॉइंट जगह, अगले पेज पे लिख दूं, हाँ छाप लीजिएगा, सारे पॉइंट लिख दूं, एक बार नोट डाल के लिख देता हूं। गौर सुनिए, क्वेश्चन और प्रूफमेंट, प्रूफ करते टाइम हम एक्टिवेशन एनर्जी को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सपोज करके चलते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, अभी क्वेश्चन करूंगा तो भी मैं भी इंडिपेंडेंट मानूंगा, प्रूवमेंट करूंगा मैं भी इंडिपेंडेंट मानूंगा, मगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो हाँ लिखोगे, ना नहीं लिखोगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है तो यस छापोगे। ठीक है, और ये गलती क्यों होती है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट मान के चल रहे हैं। तो बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट तो टीचर होता ही है, बहुत साल उस पढ़ा, तो उसके दिमाग में फीड हो जाता है कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। जब तक किसी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक को नहीं पढ़ा होगा तब तक ये वाला पॉइंट मिलता ही नहीं है, नॉर्मल बुकों में ये पॉइंट कहीं दिया ही नहीं है। तो जिसकी वजह से गलत होने के चांसेस वहां पे भी बढ़ जाते हैं, टीचर के पक्ष में भी बढ़ जाते हैं, बच्चों के पक्ष में भी बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत बड़े चेंज ऑफ टेम्परेचर पे बहुत माइन्यूट चेंज आता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन करते समय, प्रूफमेंट करते समय हम दोनों लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। सारी दुनिया कांस्टेंट मान के चलती है, हम भी मान के चलते हैं। मगर यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो हमेशा यस छापोगे कि हाँ करती है, उसमें भी ना ना छाप देना, क्योंकि आप लगातार फेस क्या करोगे कि नहीं करती है। लगातार तुम्हें ये बार बार क्वेश्चन में तुम फेस कर रहे हो कि नहीं करती है, नहीं करती है, तो तुम क्या करोगे, नहीं छापोगे। फिर हाँ क्यों छापोगे,
तो जरा इस पॉइंट पर विशेष फोकस रखना कि नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मगर हम क्वेश्चन करते समय, प्रूवमेंट करते समय हमेशा इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं। ठीक है, क्यों मान के चलते हैं उसके पीछे का रीजन भी छाप दिया है कि मान लो कभी रीजन पे क्वेश्चन आ जाए। अब अगला पॉइंट देखो, एक्टिवेशन एनर्जी पे थोड़ा और आगे चलते हैं, है ना, कि एक्टिवेशन एनर्जी पे अब क्या है। देखो ये एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, ये एनर्जी है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स पॉइंट, और ये बैरियर, ये लाइन किसकी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर की। तो ये एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी। इतनी इतनी एनर्जी उसके पास पहले से थी, इतनी एनर्जी उसको चाहिए थी। तो यहां से यहां तक का गैप क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी मार दो प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी और बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर यहां से यहां तक है, जीरो से वहां तक। तो यदि मैं ये लाइन लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर की जो लाइन है, मतलब जो एनर्जी है, इसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हो, वो किसके किसके बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब रिएक्टेंट, सही है कि नहीं, है ना। ये वाला पॉइंट जो लिखा है समझ में आया कैसे लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब जरा देखो बच्चों, यहां तक की बात हम लोगों ने निपटाई कि हाँ भाई ये क्या क्या चीज है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये आपने ग्राफ किया है एंडोथर्मिक का, मतलब जो डायरेक्शनल रिएक्शन है। मान लो कोई रिवर्सेबल रिएक्शन हुई, हाँ पूछो। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स एक पॉइंट है ना, और थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर एक एनर्जी की वैल्यू है जो यहां से यहां तक है, डिफरेंस यही है। और ये सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जगह का पॉइंट है, मतलब इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी की वैल्यू इस जगह से लेके इस जगह तक की। तो यहां से लेके यहां तक की एनर्जी की वैल्यू बोली जा रही है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये पॉइंट बोला जा रहा है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। ये है आ? नहीं, ट्रांजिशन स्टेट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उस जगह से चेंज आया है ना। तो वो ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। अच्छा अब बात ये करते हैं कि मान लो कोई प्रोसेस रिवर्सेबल हुआ, तो रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या क्या चीजें आएंगी। तो जरा एक चीज, एक ग्राफ रिवर्सेबल का भी बना लेते हैं कि यदि रिवर्सेबल के ग्राफ की बात करेगा तो कैसे करना है। गौर से सुनिए, देखिए ये है हमारे पास एनर्जी जैसा हम लोगों ने अभी तक किया, और ये है टाइम। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो उसी तरह से ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है। ये हमारा एंडोथर्मिक है, मगर अब मैंने रिएक्शन रिवर्सेबल ले लिए, ए से बी, बी से, इसका मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन हो रही है, और ये हमारी आ गई थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर की लाइन। क्लियर। अब जरा गौर से देखो, ये एनर्जी है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ये किसकी है, ए से बी जाने की। ए से बी रिएक्शन में ए क्या है, रिएक्टेंट, बी क्या है, प्रोडक्ट। तो ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। अब जब बी से ए आएगा, तो बी से ए आएगा तो बी रिएक्टेंट है, और बी की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इतनी है कि नहीं। ये बैकवर्ड डायरेक्शन की है, 20 ढंग से बना देता हूं, सही है कि नहीं भाई। एक है ए से बी की, एक है बी से ए की, है ना। जब हम ए से बी जा रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ये है, रिएक्टेंट ये है, तो इसका गैप ये है।
अब जब बी से ए आ रहे हो तो गैप ये है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। बैकवर्ड डायरेक्शन की ये हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ये हो गई। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब इन दोनों का जो गैप है ये क्या होता है, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये क्या है? तो देखो जरा, ये होता है हीट ऑफ द रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ये देखो, ये क्या है? इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या हीट ऑफ द रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। अब देखो जरा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? डेल्टा एच इक्वल टू आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। यही तो आ रहा है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। चेक करो, सही है कि नहीं भाई? ये पूरा है EF एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, तो ये डिफरेंस है और ये इन दोनों के गैप के बराबर है। एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड बड़ा है, बैकवर्ड कम है। अब जरा यहां पर गौर से समझिएगा, यहां पे 2-3 केस बनेंगे। अब 2-3 केस क्या बनेंगे जरा देखो, यदि रिएक्शन एंडो है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक का डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव। अब यदि पॉजिटिव लाना है तो जरा बताओ क्या होगा? फॉरवर्ड की ज्यादा होगी, बैकवर्ड की कम होगी, और वो दिख भी रहा है ग्राफ में। अच्छा, यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच का साइन निगेटिव होगा, तो डेल्टा एच का साइन निगेटिव होगा तो निगेटिव कब आएगा? आपने कहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं होती, तो इसका मतलब साइन तो पॉजिटिव है, तो निगेटिव कब आ सकता है? जब ये बड़ा हो। इसका मतलब यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, है कि नहीं? क्योंकि इंडिविजुअल साइन निगेटिव हो ही नहीं सकते, वो हमेशा ही पॉजिटिव आने हैं। तो ये इक्वेशन हमारी एक आई। अब जरा इसी पॉइंट पर एक और पॉइंट छापता हूं, अगले पेज पे जाएगा, रुक जाना एक सेकंड, नोट करने का टाइम दूंगा, पर लास्ट पॉइंट है। अब जरा देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। देखो दूसरा अभी कैसे करेगा ये भी बता देंगे, मगर डेल्टा एच पर नो इफेक्ट। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम करता है, डेल्टा एच पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ग्राफ ऐसा हो जाता है। ध्यान दीजिए, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ग्राफ ऐसा हो जाता है। ये देखो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ग्राफ ये है। तो आपने क्या किया है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को नीचे कर दिया है। अब जब थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर नीचे हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अलग अलग हो गई। ओह सॉरी, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर ये आ गया है। ये देखो, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पहले इतनी थी, अब इतनी रह गई, अब इतनी रह गई, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई, मगर गैप अभी भी उतना ही है, गैप में कोई चेंज नहीं आया। तो कैटलिस्ट क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है, मगर डेल्टा एच पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, रेट पे यदि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई तो रेट बढ़ जाएगा। क्यों? अब रिएक्शन करने के लिए उसको कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए तो रेट बढ़ जाएगा, और कैटलिस्ट डालने से तो रेट बढ़ता है, ये आप जानते भी हो। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस। क्लियर है इतनी बात? तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी के सपोर्ट में मतलब जितनी बातें उसकी होती हैं सारे पॉइंट बताए।
एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी है जिसको पाकर रिएक्टेंट एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाता है। वो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, निगेटिव नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मगर क्वेश्चन करते समय, प्रूवमेंट करते समय हम उसकी वैल्यू को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़े टेम्परेचर चेंज पे उसकी वैल्यू में बहुत माइन्यूट चेंज आता है। नेक्स्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया यदि कोई रिवर्सेबल रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच इक्वल टू होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एंडोथर्मिक के केस में फॉरवर्ड ज्यादा होता है, एक्सोथर्मिक के केस में बैकवर्ड ज्यादा होता है। ठीक है, इतनी बात बताई। इक्विलिब्रियम के ये मतलब क्या? हाँ, इक्विलिब्रियम के किसी भी केस में एक्टिवेशन एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे और वो नहीं चेंज करोगे, है ना। अच्छा, एक बात अभी भी मिसिंग है। आपने कहा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, अच्छा हुआ किसी ने पूछा तो मुझे अब याद आया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, मगर डिपेंड कैसे कर रही है? इनवर्सली या डायरेक्टली, है ना। मगर ये बात लिखी नहीं है मैंने, तो आप लोग एक बार लिख लीजिएगा यहां जगह बना के। मैंने ये तो बताया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मगर कैसी डिपेंडेंट है ना। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। इक्वेशन ये है, कहां गई इक्वेशन? आरएनएस वाली इक्वेशन किधर है? कहीं लिखी थी ये। टेम्परेचर और इसके बीच में जो साइन आएगा वो एक्सपोनेंशियली आएगा, तो डायरेक्टली मतलब ये मत छाप देना कि एकदम डायरेक्टली है ना। इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगा। क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना। अच्छा, अब इस पर जरा क्वेश्चन भी करते हैं। हाँ, फिर छापो, बस 2-4 क्वेश्चन भी करा दे, फिर आराम छापो। अब ये क्वेश्चन करो, जल्दी से करिए। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड एनर्जी ऑफ रिएक्शन बोथ ऑफ किलो जूल पर मोल, मिनिमम वैल्यू ऑफ ईए विल बी। अब जरा देखो, वो कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो देखो, आप जरा समझिए, क्वेश्चन पढ़ लो सारे लोग पहले। डेल्टा एच इक्वल टू होता है ये, है कि नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आई? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये आई। हम हमेशा फॉरवर्ड की बात करेंगे। वो कह रहा है फॉर ए एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू क्या हो सकती है? तो देखो क्या हो सकती है, ये एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, और आपने एंडोथर्मिक बोल दिया तो पॉजिटिव। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी डेल्टा एस से ज्यादा होगी, तो मोर देन डेल्टा एच। अब इसको करो, और ये सारे क्वेश्चन आ चुके। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए सिंपल केमिकल रिएक्शन इज ईए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। अब क्या रिएक्शन में बताया गया है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? नहीं। तो यार हमारी जर्नल इक्वेशन ये है, अब आप बैकवर्ड रिएक्शन की पूछ रहे हो तो ऐसे ही तो लिखोगे, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब देखो, यदि एंडो हुआ तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आया तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी।
इसमें कुछ माइनस कर रहे हो तब ये आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है। अच्छा एक्सो हुआ तो ये निगेटिव होगा, अब निगेटिव होगा तो यहां प्लस आ जाएगा, इसका मतलब आप इसमें कुछ जोड़ रहे हो तब इसके बराबर हो रहा है, क्योंकि माइनस साइन रख दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, ये प्लस ये मिलके ये हो रहा है। तो रिवर्स डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एंडो है या एक्सो है कि नहीं। ऐसा आपने कुछ कहा नहीं है, तो कैन बी लेस देन एंड मोर देन, एक छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हमेशा जब भी निकाला जाएगा फॉरवर्ड का निकाला जाएगा, यदि बैकवर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है तो हम मान के चल रहे होते हैं कि फिर फॉरवर्ड रिएक्शन ही चल रही है। अब इसमें जैसे उसने रिवर्स कहा तो रिवर्स निकाल दिया, अब इसको करो, चश्मा खराब हो गया लगता है, इसको बताइए सब लोग, आंसर बताओ। इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 50। अब देखो यहां पर भी एंडो एक्सो गिवन नहीं है, तो 50 से ज्यादा भी हो सकती है, 50 से कम भी हो सकती है, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, डायरेक्ट टिक कर दो कोई दिक्कत नहीं। एंडो और एक्सो दिया नहीं है तो फॉरवर्ड से ज्यादा भी आएगी कम भी आएगी, अभी आपने निकाला है ये देखो, डिट्टो यही है, बस अब क्या है ई न लिख के 50 लिख दिया है। एक्टिवेशन एनर्जी वाले क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे, हाँ ये बाकी टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन है, अभी वो पढ़ाया नहीं है, ग्राफ पढ़ाई नहीं है। हाँ ये इसमें क्या लिखा पढ़ियो जरा, ए केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ए एक्स रिड्यूस द, चलो अच्छा अब छाप लो, क्वेश्चन तो बहुत है, जल्दी छापिए, टाइम से कोई लेने देना नहीं है। कहां से छापना है आपको, कितने बजे टाइम होता है? अच्छा 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 देखिए, अब आपने देखो जो अभी पढ़ा है वो तो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी है, आर्रहीनियस इक्वेशन के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने अभी तक जितनी डिटेल पढ़ी है वो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी। अब हम बात करेंगे कि आर्रहीनियस इक्वेशन में क्या आएगा, आर्रहीनियस इक्वेशन कैसे चलेगी, ठीक है, उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेम्परेचर दोगे तो रेट कैसे निकालेंगे, अब उसकी बात करनी है। तो वो सारी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब मेरे हिसाब से शायद 2 क्लास और लगेंगी, एक कल की एक परसों की। कल की क्लास में एक्टिवेशन एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आर्रहीनियस इक्वेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, कोलिजन थ्योरी पे पहुंच जाएंगे। तो कोलिजन थ्योरी पे जब पहुंच जाओगे तो कोलिजन थ्योरी, और फिर अभी एक टॉपिक रह गया आप लोगों को नहीं पता होगा कि किसी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो वो बताना है, उस तरह के क्वेश्चन अभी हमने किए भी नहीं है, तो वो बताना है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अल्फा बीटा नंबर निकालना बताना है कि अल्फा बीटा नंबर कैसे निकाले जाते हैं। तो आई थिंक 2 क्लास में, अगली 2 क्लासों में खत्म हो जाएगा। तो आपको कल आरपीएस और एमपीएस केमिकल काइनेटिक्स का मिल जाएगा, ठीक है, कि आप आराम से उसके क्वेश्चन लगा, क्योंकि कल हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे कि 90% टॉपिक खत्म है, 90-95%, तो अब आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, तो आप क्वेश्चन करेंगे, और बाकी शाम को आज 8 बजे मिलेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। और सभी बच्चे न्यू ईयर मत मनाए, हाँ क्लास है, और क्लास मैं लूंगा भी, ठीक है, हाँ हाँ वो तो आज रात में करेंगे ना 8 बजे, तुम जाग तो जाया करो। अच्छा गौर सुने, सभी बच्चे गौर सुने, सारे लोग कोशिश ये करें कि डेली न्यू ईयर मनाए, डेली पार्टी करें। ये जो तुम लोगों की सोच है ना इतनी छोटी है
कि साल में एक बार न्यू ईयर मनाना है। अरे भाई इतना काम करो कि डेली न्यू ईयर बनाओ। जेब में पैसा है तो न्यू ईयर है, पैसा नहीं है तभी तो नहीं है ना। तो एक बार डॉक्टर बनो फिर डेली बनो, किसने रोका है तुम्हें? तुम्हारा आज मन कर रहा है आज न्यू ईयर मना लो। न्यू ईयर डेट से थोड़ी मनता है भाई, कोई चीज डेट से थोड़ी मनती है, पैसे से मनती है। हाँ तो छुट्टी ले लो। आपको सोचना है कि एक दिन का आराम चाहिए या 50 साल का आराम चाहिए। अब यहां पर आता है दिमाग का यूज, इंसान और जानवर का डिफरेंस। वो आपको अब देखना है कि इंसान की कैटेगरी में रहना है कि नहीं। चलिए